नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस फेसबुक पर। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम आपके बीच में एक ऐसे शख्स को लाएंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो हमने आप लोगों से ये कहा था कि इनको जो है हम मंगलवार को लाएंगे, लेकिन इन सर जी का जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है मेंस का, इस वजह से टाइम नहीं मिला। लेकिन आज अंकुश जी हमारे लिए टाइम निकाल के आ गए हैं। तो आज सबसे पहले हम आप लोगों का अंकुश जी से इंट्रो कराना चाहते हैं कि आज तक की इन्होंने कैसे क्या करके IAS जो 2024 हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है निकाला हुआ है। तो आइए सर जी सबको बताइए। नमस्ते सभी लोगों को। और 2024 प्रीलिम्स CSE सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए सर ने मुझे यहाँ पर आपके चैनल्स के माध्यम से, मेरे समय की व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं आपके सामने आ पाया, तो सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी अपने सभी दर्शक साथियों का भी मैं बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके प्रीलिम्स के और मेंस के एग्ज़ाम्स पर्पस और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, और आप इस भारी मात्रा में इस तरीके से हमारे साथ में लाइव आए हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर के साथ। सर आपको भी एक बार फिर से सादर अभिनंदन आपका कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया। तो अंकुश जी, आप जो ये हमारे प्रतियोगी छात्र जो जुड़े हुए हैं, इनको आप सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बताएं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कुछ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप छोटी परीक्षाओं के बारे में इन लोगों को थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये लोग तैयारी करें, ताकि उनका जो पेपर है वो आसानी पूर्वक जो है निकल सके। देखिए सर, जिस तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ाया है और आगे फ्यूचर में और बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि छोटी परीक्षाओं के लिए भी आपके पास में समय भरपूर होना चाहिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने शिक्षकों का और अपने समूह जिस समूह में वो पढ़ रहे हैं उस समूह का अच्छा होना, शिक्षक का अच्छा होना, और साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ है आपके कोर्स मटेरियल। जो आप अपना कोर्स मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये कोर्स मटेरियल आप किस लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके का लेवल आप इसका ले रहे हैं, आपके नोट्स कितने बेटर हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक कंपटीटर के रूप में सामने हमेशा आती है। और हमेशा अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो लोग खास तौर से अभी जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो जिस अनुसार अंकुश जी ने बताया, आप लोग उस हिसाब से जो है तैयारी करिए। और प्लस साथ में हम आपसे ये भी अंकुश जी पूछना चाहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा जो कि आमतौर पर कुछ ही गिने चुने स्थानों पर हमारी तैयारी होती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी तैयारी उन केंद्रों के अलावा और कहीं हो सकती है? आप बताएंगे सर। आपकी इस पूरी बात को मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप हमारे खासकर उस वर्ग के व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो बेहद ही गरीब वर्ग के हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ आप उनकी बात कर रहे हैं। आर्थिक वर्ग और जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अगर आज वो प्रतियोगी परीक्षाओं से कटे हुए हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े संस्थान में जा करके वहाँ पर तैयारी करने के लिए सोचना चाहिए। माता पिता के पास इतना पैसे का अभाव होता है। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि अगर आप आज से 2012-2013 के पहले की अगर बात कर रहे होते, तो 2012 और 13 में जो कि इंटरनेट इतना लोकप्रिय नहीं था, ना ही यूट्यूब इतना लोकप्रिय था, ना ही इस प्रकार से फेसबुक चैनल जो कि आपके द्वारा संपादित और चलाया जा रहा है। तो आज 2012 और 2014 की तुलना में अगर आप 2018 में भी अगर ये बात मुझसे कह रहे होते, तो मैं इस बात को समझ सकता था, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम हमारे देश में 4G स्पेक्ट्रम की कमी थी।
और मुझे तो आज समझ में ये आता है कि अगर आप 2024 में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किन्हीं बड़े बड़े संस्थानों की तरफ जाना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि YouTube और Facebook में आज आपको वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और उन प्रतियोगी संस्थानों से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। बस ज़रूरत है आपका एक अच्छा टाइम टेबल, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपने कितना फोकस करा है या कितने अच्छे से उसको सर्च करा है YouTube चैनल्स पे, या फिर बुक्स को कितने अच्छे तरीके से स्टडी करा है, आपका नोट्स मटेरियल कितना अच्छा है। मुझे नहीं लगता सर कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किन्हीं बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद नहीं गया हूँ। मैंने अपनी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को 2024 में पास किया और 2024 में पास करने के उपरांत मैंने किसी भी तरीके से बड़े बड़े प्रतियोगी संस्थानों में जा करके उनका अनुसरण नहीं किया। मैंने YouTube पर ही जा करके नॉर्मल वीडियोस देखे और मैंने अपने समय का सदुपयोग करते हुए 7 से 8 घंटे प्रत्येक टॉपिक के ऊपर देते हुए मैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा और 7 से 8 महीने में मैंने प्रीलिम्स की जो परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका निष्पादन कर लिया। एक बात और हम अंकुश जी आपसे पूछना चाहते हैं, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं और जैसा कि मुझे पता है कि आपका क्षेत्र ये मुरादाबाद पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अदर भी काम करते होंगे, तो आपने सिविल सेवा के लिए इतना समय किस अनुसार निकाला? मतलब दिन का ज़्यादा यूज किया या फिर रात का ज़्यादा यूज किया, या जो समय मिला उसको आप यूज करते रहे? सर, जैसा कि आपने कहा है ग्रामीण क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कटाक्ष के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मेरी प्रारंभिक जितनी भी शिक्षा और दीक्षा हुई है उसका वो मैं एक महानगर कानपुर से करी है और मैं कानपुर का ही रहने वाला था। यहाँ किन्हीं कारणों के वश या भूमि कारणों के वश मुझे यहाँ आना पड़ा। पैतृक गांव होने के बावजूद, पैतृक गांव की वजह से भी मुझे यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद में 2022 में मेरा एक दुर्घटनावश मेरा एक दुर्घटना हो गई, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गया और मैं बेड रेस्ट पर चला गया। बेड रेस्ट में जाने के उपरांत मुझे समझ में आया कि आजकल सिविल सेवा परीक्षा को निकालना कितना कठिन है, और उसके बाद मैंने जो मेरे पास में सदुपयोग करने वाला समय था, मैंने उन्हीं सदुपयोग करने वाले समय पर जा करके ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैंने चीज़ों को याद किया है। हालांकि मेरा बैकग्राउंड पहले से ही एक तरीके से टीचर का रहा है, जिससे मुझे बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आने लगी। आप में से बहुत सारे लोगों का नहीं रहा होगा बैकग्राउंड टीचर पोस्ट से, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और जिस भी टीचर से या जिस भी चैनल्स के थ्रू आप उसको पढ़ रहे हैं, उस चैनल की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दीजिए, ना कि उसके मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चों को मॉडर्नाइजेशन के युग में बहुत ज़्यादा लुभान्वित किया जा रहा है। किसके द्वारा? चैनलों के द्वारा, जो कि उनकी सोची समझी रणनीति होती है, और बाद में फिर उसी का ही वो भुगतान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे चैनल्स का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, एक और सर अंकुश जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल के लड़के जो खास तौर से तैयारी करने वाले होते हैं, तो करते क्या है कि जब उनका इंटर हो जाता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उस समय ये सिविल सेवा की तैयारी को सोचते हैं, तो क्या ये समय जो है सही रहता है, या हमको जो ये सोच बहुत पहले लानी पड़ेगी सिविल सेवा के लिए खास तौर से? देखिए, अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा होगा तो मुझे ये लगता है कि आप 12th तक अपने 12th पर विशेष ध्यान दें, और ख़ासकर जो भी NCERT बुक्स, जो कि एक नेशनल करिकुलम आपका सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आप उस सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करें। और 12th तक की जो स्टडी है आपकी, वो बेसिकली आपकी NCERT बेस होनी चाहिए। आफ्टर द ग्रेजुएशन, if you want to go to the civil services, that it is my opinion to all of you कि please make sure that first of all you are watching the CSC or the graduation. If you are watching CSC civil services examination, then only थोड़ा सा हिंदी। ओके, आई कम टू हिंदी अगेन। मुझे ये लगता है कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ में उन चीज़ों को आप फॉलो कर सकें, तो मेरा मानना ये है कि ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने के उपरांत
ही आप एनसीईआरटी का एक बार फिर से बहुत अच्छे से रिवीजन करें। एक नहीं बल्कि 2 बार आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करें, और रिवीजन करने के पश्चात आप क्या करें, फिर मेंस और सीएससी के जो सिलेबस का पैटर्न है उसका बहुत ही डीपली एनालिसिस करके उसके प्रत्येक हेडिंग्स को आप एक तरीके से जस्टिफाई करें और उस पर 2 से 3 पेजेस लिखें, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो सकती है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा को पास किया जा सकता है, और लोग करते भी हैं ऐसा, क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं कि उम्र का दबाव पड़ जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों के अंदर याद करने की क्षमता भी घटती जाती है। बिल्कुल अंकुश जी ने जो भी कुछ बताया है बिल्कुल सही बात बताया है। तो जो आप लोग अगर सिविल सेवा के क्षेत्र में अगर रुझान रखते हैं तो इन सर जी से इस समय अच्छा कोई जो है बता भी नहीं सकता है, क्योंकि अब ये सर जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और समय इनको मिल नहीं पाता है। आज हमने जो है कई बार फोन किया तब ये हमारे पास तक ही आ पाए हैं। तो आप लोगों के अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। काफ़ी कुछ लोग जो है इसमें लाइव दिखाई दे रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात अंकुश जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपका जो यहाँ पर पृष्ठभूमि रहा है ये साइंस साइड रहे हैं या आर्ट साइड रहे हैं, खास तौर से उच्च शिक्षा तक की हम बात करना चाहेंगे। आपका जो है ये क्या रहा है, स्ट्रीम क्या रही है? सर ये तो एक बहुत ही रोमांचित करने वाला प्रश्न आपने हमसे पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं कि वो किस तरीके से अपने विषयों का चयन करें। तो विषयों के चयन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपना जो इंटरमीडिएट है वो एक मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि साइंस स्ट्रीम के साथ किया हुआ है, जो कि मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है कानपुर से। उसके बाद मैंने बीएससी को करा हुआ है जो कि ब्रह्मानंद बीएनडी डिग्री कॉलेज कानपुर से है। उसके बाद फिर मैंने एमएससी के लिए जयपुर से केमिस्ट्री को अपना आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया सक्सेसफुली इन 2009। एंड आफ्टर दैट ये काफ़ी एक लंबी जर्नी है सर, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि सिविल सेवा परीक्षा एक बेहतर परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से करप्शंस के कोई चार्जेस नहीं लग पाते हैं, और ये एक बच्चे का जो मेहनत है उस मेहनत को बहुत ही बेहतर तरीके से एक प्लेटफॉर्म देने का जरिया है। तो मुझे ये लगता है कि सर अगर आप ग्रेजुएशन तक अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ में आपको बीए के 3 सब्जेक्ट में ज़रूर ग्रेजुएशन करना चाहिए, जिसमें एक आपका सोशियोलॉजी है, एक आपका इकोनॉमिक सेक्शन है, और एक आपका ज्योग्राफी सेक्शन है। अगर ये 3 सेक्शन आप बीए के थ्रू करते हैं तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा, और फिर आपको इस परीक्षा में हराने के लिए कोई भी आगे जा नहीं सकता, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपसे एक और अंकुश जी हमारा प्रश्न रहेगा कि आप साइंस वर्ग के अभ्यर्थी रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट हमारे जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, आपने इसकी तैयारी कैसे की? मतलब इतने कम समय में, क्योंकि हम आपके साथ रहे और लगभग ये एग्जाम आपने जो है 5 या 6 महीनों में शायद प्रीलिम्स आपने निकाला हुआ है, और जैसा कि मैं इस समय देख रहा हूँ कि आप मेंस के लिए भी बहुत समय दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपका मेंस एग्जाम भी जो है निकलेगा और आप इंटरव्यू तक ही पहुंचेंगे। तो ये सब इतना जल्दी आपने जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना जल्दी कैसे कवर कर लिया? और जैसे आपसे हम मुलाकात करते हैं, बातें होती हैं, तो काफी कुछ नॉलेज आप अर्जित किए हैं इन 6 महीनों में। उसका क्या कारण रहा है, कैसे क्या ये किया हुआ है? क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेते हैं। असल में हमने भी जो है पढ़ाई की है तो हमको काफी समय लग गया था इन सब चीज को तैयार करने में, लेकिन आपने इतना कम समय में कैसे तैयार कर लिया? देखिए इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं ये देना चाहूँगा कि यदि आपका एक मानसिक तौर पे यदि अगर आप मजबूत हैं, तो मानसिक तौर पे जब एक स्टूडेंट मजबूत होता है या फिर उसका एक ड्रीम होता है कि वो अर्थ को समझे या फिर अपने आसपास के नेचुरल साइंस को समझे,
तो मुझे तो ये लगता है कि नेचुरल साइंस अगर आपके दिमाग में पहले से ही फीड है, अगर आप अपने देश के बारे में सोचते हैं या फिर इस कंट्री के बारे में या आप कंट्री से बाहर है एज ए स्पेस अगर आप सोचते हैं, कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं आगे तक का, तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ को बढ़ाने के लिए मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। और मैंने इस तरीके के सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे गुरुओं का पालन किया है, बहुत अलग अलग तरीके के गुरुओं का पालन किया, जिसमें मैंने मुलायम सर का भी कई वीडियोस को देख करके अपनी चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग बुक्स से मिस हो जाती हैं और मिल नहीं पाती। मैं नहीं कहता कि वो पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते हैं सभी लोग, बुक्स भी आपको सब कुछ बताती हैं, पर कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो आपके सामने जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो नोटिफिकेशन आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। जी, और आप इस समय मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते करते जब आप सोते होंगे तो शायद सपने में वो लाल बत्ती तो नजर आती ही होगी। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेंस मेरा टारगेट नहीं है। मेरा मेन टारगेट यूपीएससी आयोग है। और आप कह रहे हैं कि मेंस को सोचते सोचते, तो देखिए ड्रीम होना बहुत अच्छी बात है कि आप कितने अच्छे ड्रीमर हैं, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि धरातल के स्तर पर रह करके ही आप आगे को ऊंचाई की बुलंदियों को सीख सकते हैं। तो ड्रीम्स comes true but after the position on strong base। ओके सर, बिल्कुल। तो आपका एग्जाम ये मेंस का जो है सितंबर में लगा हुआ है जी, तो सितंबर एंड में, और शायद ये आपका एग्जाम मेरी समझ से लगभग 7 या 8 डेज चलेगा, क्योंकि 1 गैप होगा, और हो सकता है कि आपका ये अक्टूबर में भी निकल जाएगा, या सितंबर लास्ट है। अब सर इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि ये तो आयोग ही चयनित करेगा कि क्या इसकी तारीख रहती है, इस पे तो हम नहीं बोल सकते, हम लोग तो अभ्यर्थी हैं। हाँ, जैसा आयोग तय करेगा हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपने आप को पुरजोर तरीके से हम आयोग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको हम बदल सकें, और समाज में अच्छाइयों के लिए और उन गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को नहीं ले जा पाते हैं, हम उनके लिए आगे प्रयासरत रहें और प्रयास करने की कोशिश करें। तो इसका मतलब ये है कि आप मेंस देने के पश्चात आप थोड़ा सा योगदान जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के क्षेत्र में देना चाहेंगे? सर हम ग्रामीण पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत के अधिकांश हिस्से ही ग्रामीण क्षेत्रों से लगे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ही लगे हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी जागरूकता काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। आप जैसे कुछ टीचर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, और कुछ और भी टीचर्स हैं आप जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विश्वास को बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और काम किया जाना, छोटी छोटी इकाइयों और निकायों में काम किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर तक, प्रत्येक परिवार तक शिक्षा को पहुंचाना ही एक मेन उद्देश्य होता है किसी भी एक विकसित देश का। तो आज आपने काफ़ी कुछ हमारे जो स्टूडेंट जो लाइव हैं काफ़ी कुछ आपने बताया, और मैं आशा करता हूं कि आप अभी नहीं तो जब मेंस का एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद जो भी हमारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं इन लोगों को थोड़ा सा जो है आप मोटिवेट भी कर दीजिए। और दूसरी बात एक और मैं पूछना चाहता हूं, बाय चांस अगर ये लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए अलग से अगर कोई बुक्स का आपको अगर पता हो तो बता सकते हैं कि कौन सी बुक्स ठीक हैं, टेक्स्ट बुक खास तौर से, जो इन परीक्षाओं के लिए लगभग सभी परीक्षाओं के जो काम आ सकें। देखिए, बुक्स की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल के स्तर पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैप्स। अगर आप एटलस का खूब अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, एटलस का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, और एटलस के अध्ययन के पश्चात अगर आप टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो, और वो भी यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आज के दौरान जो आपकी बुक्स हैं, जो कई तरीके की कैटेगरीज़ की बुक्स आ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, बच्चों को कुछ ही चीज़ों के बारे में बता पाती हैं, लेकिन सिलेबस को ठीक तरीके से डिस्क्राइब नहीं करती हैं। तो सिलेबस को डिस्क्राइब करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप यूपीएससी सिलेबस को बहुत ही गहनता के साथ समझें, और गहनता के साथ समझने के साथ में आप बुक्स का अध्ययन करें।
और बुक्स किसी एक राइटर के पढ़ करके आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रॉस करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एक चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी हैं और आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान जो है कई बुक्स से अर्जित किया जाना ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। और मुझे लगता है कि आप इसके लिए अपने गुरुओं का गुरु से विशेषकर पालन करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिविल सेवा परीक्षा होती है। और अगर आपको लगता है कि आप इस चैलेंजिंग सिविल परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो बुक्स के लिए तो मैं चाहूँगा कि आप कई तरीके की बुक्स का प्रयोग करें। पॉलिटी के लिए, स्पेशली पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान के लिए अगर हम बात करें, तो पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं और लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के लिए मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग बुक्स का अध्ययन किया हुआ है। हिस्ट्री के लिए तो अगर मैं बात करूँ सर, तो इतिहास को कोई भी एक बुक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इतिहास के लिए आपको उस पृष्ठभूमि में उतरना पड़ेगा, और उस पृष्ठभूमि में उतरने के बाद में आप उसको पूरी तरीके से समझें कि आखिर उस समय जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस आधारशिला पर पहुँचें, और आधारशिला में पहुँचने के बाद उस जीवन को जिएं और समझें कि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं आप कितने बेहतर तरीके से उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि कल आप भी एक इतिहास का ही हिस्सा बनेंगे। जी, और एक मैं आपसे प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आपका तो साइंस वर्ग रहा है, प्लस आपने जो है इतिहास भूगोल तैयार किया हुआ है, तो इस समय की आपकी पोजीशन क्या है कि सबसे अच्छा या पसंदीदा विषय आपको कौन सा लगता है, मतलब जिसमें आपकी जो है अच्छी खासी दिलचस्पी हो। ये मेरा जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं डिफिकल्ट है। तो इसके लिए तो मैं नो डाउट यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वही मेरा सबसे मुख्य सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा, जो कि एक रसायन विज्ञान है। मैं एक रसायन विज्ञान का एक टीचर भी रहा हूँ, और रसायन विज्ञान मुझे सबसे अच्छे भी लगती है, क्योंकि कहते हैं ना कि भी कर रखा है और नेट भी आपका है। जी एक्चुअली सर, आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी फ्रॉम जयपुर यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय नेट आल्सो, एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम द प्रयागराज यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर, आपने हमारे जो लोग हैं उनको काफ़ी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा आज हम लंबी वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मेंस लगा हुआ है, तो ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आना भी थोड़ा हमारी समझ से जो है हो सकता है कि डाइवर्ट थोड़ा सा करे, तो इस वजह से आज मैं इतना ही आपसे जो है बातें करने वाला हूं। उसके बाद हमारी और आपकी मेंस के बाद मुलाकात होगी, और आशा करते हैं कि आपका जो है मेंस का एग्जाम निकले और आप जो है यूपीएससी में सिलेक्ट हों। ये हमारी जो है पहले से ये एक प्रकार कह सकते हैं कि मैं आशा लगाए बैठा हूं आपसे। धन्यवाद सर, और धन्यवाद हमारे सभी चैनल देखने वाले व्यक्तियों को जो अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए, और मैं भी चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और मेरी बताई हुई बातों को आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप सर के माध्यम से अपनी बात को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।